अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, आज का मेरा ये पैगाम और मेरा ये मैसेज मुसलमानों में एक हौसला, एक हिम्मत और एक कॉन्फिडेंस पैदा करने के लिए है, ख़ास तौर पे उन मुसलमानों के लिए जिनके इलाक़ों में नफ़रत का माहौल पैदा किया जा रहा है। मैं पिछले कई दिनों से सोच रहा था कि भाई इस उन्वान के ऊपर कुछ बोलूं, वक्त मुझे नहीं मिल पा रहा था। आज मैं जो बोल रहा हूं ना, उसका एक ही रीज़न है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक वीडियो देखा कि एक गांव के अंदर, जो अहमदनगर ज़िले का कोई गांव बताया जा रहा है, मुसलमानों से बात करने पर 2000 रुपये का वहाँ जुर्माना लगाया गया। अरे भाई, क्यों मुसलमानों से इतनी नफ़रत? ये मुसलमान तुम्हारे ही कौम में से है, तुम्हारे ही ज़ात के है, तुम्हारे ही बिरादरी के है, यहीं के हैं मुसलमान। हाँ, मुसलमानों के बाप दादाओं ने इस्लाम धर्म कबूल किया था, क्योंकि इस्लाम धर्म में छूत छात नहीं है, इस्लाम धर्म में ज़ातिवाद नहीं है, इस्लाम धर्म में ऊंच नीच नहीं है। ये जो मुसलमान है ना भाई, ये वही मुसलमान हैं जिनके बाप दादाओं ने यही सारी चीज़ों से परेशान होकर इस्लाम कबूल किया था। ये कोई बाहर से आए हुए मुसलमान नहीं है जिनके ख़िलाफ़ में इतनी नफ़रत का माहौल पैदा किया जा रहा है। यार, मैं कई दिनों से सोच रहा हूँ। सबसे पहले तो एक वाक़या, वो जो मैंने BBC के चैनल के ऊपर देखा, पुणे का ही वाक़या है। वो एक बस्ती के अंदर चंद मुसलमानों के घर है और वो सालों से रह रहे हैं वहाँ पे, यानी उनको रह के भी यहाँ पे कम से कम उस जगह पे 25 से 30 साल हो चुके हैं। अचानक, यानी वो पूरी बस्ती जो है वहाँ मुसलमान नहीं है, बस वो चंद मकानात मुसलमानों के हैं। अचानक वहाँ के कुछ लोग उन मुसलमानों के घरों पे जाके उनसे पूछते हैं, तुम लोग बांग्लादेश से आए हैं, तुम्हारे पेपर किधर है? जब तहकीक पे पता चलता है कि भाई वो फैमिली ऐसी है, उनके घर के कई लोग कारगिल युद्ध के अंदर देश के लिए लड़े हैं। उनके जो दादा थे वो चाइना के ख़िलाफ़ में लड़े थे देश के लिए। अरे, जिन लोगों ने देश के लिए बलिदान दिया, कुर्बानियाँ दी, यार उन्हीं के फैमिली के ऊपर। और कौन पूछ रहा है? आम लोग। भाई, तुम्हारा राइट क्या है, तुम्हारा हक़ क्या है? अरे, जब तक कोर्ट ऑर्डर नहीं देती, कोर्ट किसी को भी, वो कोई क्रिमिनल नहीं है, उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया हुआ है, एक क्रिमिनल से भी जब तक कोर्ट ऑर्डर नहीं देती कोई सवाल नहीं कर सकता है। फिर ये जो आम लोग हैं, ये कौन है भाई? उनके अलावा दूसरा वाक़या पढ़ने के लिए मिला। बोले वो किसी ने सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट कर दिया तो मस्जिद के ऊपर झंडे लगाने को कुछ लोग चढ़ गए उसके ऊपर। अरे, वो पोस्ट किसने किया, क्या किया? आज के ज़माने के अंदर जो है सोशल मीडिया पे फेक अकाउंट आप किसी भी धर्म वाले इंसान के नाम से बना सकते हो। अब यही वाक़या मैं आपको सातारा का सुनाता हूँ, जो आज से साल 1.5 साल पहले सातारा ज़िले के एक गाँव में मुसलमानों के घर जला दिए गए। क्यों? तो बोले वो किसी नौजवान ने सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट किया था। अब जब उसकी पूरी तहकीकात की गई तो पता चला कि वो जो नौजवान था, उसके अकाउंट को उससे कुछ लोग जो उसके मुखालिफिन थे उन्होंने हैक किए और उसके नाम पे उन लोगों ने जो है उसको बदनाम करने के लिए इस तरह की पोस्ट किए और वो बेचारे की तो जान चली गई। आप बताओ कौन ज़िम्मेदार है उसके लिए? ऐसे यही होता है सोशल मीडिया पे। फेक अकाउंट जो है ना, फेक अकाउंट, वो लाखों करोड़ों की तादाद में फेक अकाउंट है सोशल मीडिया के ऊपर। मगर अफसोस की बात यह है कि अब मैं आपको मेन मुद्दे के ऊपर आता हूँ। मैं ये चाहे फिर दरगाह का मसला हो, वो दरगाह वहाँ पे सैकड़ों सालों से है, वो दरगाह हटाओ। अरे, क्यों हटाएंगे भाई? आप इतने दिनों से क्यों नहीं नींद से जागे? देश को आज़ाद होके तो आज 80 साल हो चुके हैं। वैसे भी वो दरगाह तो सैकड़ों सालों से है। चलो बोल सकते हैं कि भाई अंग्रेज़ों का ज़माना था। अब मैं आपको मेन मुद्दे की बात बताता हूँ। हर मुद्दे को मैं आपको साफ़ करता हूँ, क्लियर करता हूँ। देखो, इस तरह का माहौल पता है आपको क्यों बनाया जाता है? अब हम उन मुसलमानों के बस्ती की तरफ आते हैं जिनके घरों के ऊपर इस तरह से जो है उनको कहा गया। मैं आपको बताता हूँ, वो एरिया एक ज़माने में वहाँ पे जो है ना 10,000 रुपये 20,000 रुपये गुंठे से प्लॉट मिलते थे।
उसके बाद वो एरिया डेवलप होने लगा। अब वो एकदम पॉश एरिया हो गया। उस एरिया के सामने जो है बड़ी बड़ी आईटी कंपनियां आ गई। अब वो वजह से वहाँ पे जो ज़मीनें हैं उसके रेट जो हज़ारों में थे वो करोड़ों में हो चुके हैं आज। अब वो ज़मीनें करोड़ों की हो चुकी है। तो आप मेरी इस बात पे ध्यान देना, गौर करना। अक्सर अक्सर ये ऐसे बड़े शहरों में, चाहे पुणे हो, मुंबई हो, ऐसे बड़े शहरों में अक्सर जो सिंगल घर वाले लोग होते हैं, ज़मीन के ऊपर जिनका अकेले का घर होता है ना, वैसे लोगों को, उनके अतराफ़ के सारे घर वालों को बिल्डर लोग जो है ऑफ़र करते हैं, भाई तुम घर बेच दो, हम तुमको इतना पैसा देते हैं। क्योंकि बिल्डर जो है, आपके तो सिंगल घर है ज़मीन के ऊपर, अब बिल्डर आपके वो सारे घर खरीदेगा। वो ख़रीदने के बाद बिल्डर को वहाँ पे बनाना है बिल्डिंग। अब वो बिल्डिंग बनाने के लिए सिंगल घरों को वो लोग ख़रीदते हैं। अब अगर किसी ने वो सिंगल घर बेच दिया तो अच्छी बात है। अब कोई नहीं बेच रहा है तो उसको और लालच दिया जाता है। वो और लालच नहीं देने लगा तो फिर उसको दम दाटी की जाती है, दादागिरी, गुंडागर्दी की जाती है। क्योंकि देखो हमारे ज़माने में आम तौर पे जितने बिल्डर है सबके पास में गुंडे पाले हुए होते हैं। उनको मैं अपनी ज़ुबान में कुत्ते बोलता हूँ। तो ये जो कुत्ते होते हैं ना बिल्डरों के पास, तो कुत्तों को छोड़ने का या कुत्तों को भौंकने लगाने का एक मुद्दा यही होता है कि भाई इस प्रॉपर्टी को खाली कराओ। अब यही जो है ना, हर जगह पे आप जहाँ पे भी देखना, हर जगह पे अगर आपका भी सिंगल मकान है ज़मीन के ऊपर और आपको डराया जा रहा है या धमकाया जा रहा है, तो उसके पीछे का मुद्दा यही है कि बिल्डर किसी भी तरह से आपसे वो घर निकलवाना चाहता है। उसके लिए वो हर कोशिश करेगा। और ये डराया धमकाया इसलिए जाता है, इस तरीक़े से जो है हमले और अटैक कराए जाते हैं ताकि वो घर वाले जो है ना, कम सस्ते से सस्ते में बेच के निकल जाए वहाँ से। जल्दी से जल्दी वो घर खाली कर दे कि नहीं यार, यहाँ तो बहुत लड़ाइयाँ हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, अपनी जान को ख़तरा है, अपनी फैमिली को ख़तरा है। अब इस तरीक़े के जब हालात पैदा होते हैं ना, तो फिर क्या होता है, बिल्डरों के लिए ख़ुद ब खुद ज़मीनें खाली हो जाती है। अब मैं उसकी आपको एक और मिसाल से समझाता हूँ। अभी इसी बात के ऊपर मैं मेरे दोस्त के साथ में तस्करा कर रहा था। वो दोस्त भी मेरा नॉन मुस्लिम दोस्त है, लेकिन हम लोग साथ में बिज़नेस करते हैं। तो मैंने उसको कहा, मैं बोला यार क्यों अपने, यार ये सब खबरें वगैरह पढ़ के मेरा बहुत दिमाग ख़राब होता है। उसने मुझे एक बात कहा जो मैं आप लोगों को भी बताना चाहता हूँ। उसने बोला यार हमारे सैयद भाई, तुम फ़िल्म वगैरह देखते नहीं बोले, मगर हमारे ज़माने में एक फ़िल्म थी बोले, मैंने देखा था। बोले वो नाना पाटेकर की एक फ़िल्म है, उसका नाम है क्रांतिवीर। उसके अंदर जो है ना 10-12 बिल्डर लोग बैठते हैं और उनको गरीबों की एक बस्ती खाली कराने का रहता। तो वो आपस में जो है एक दूसरे से बात करते, बोले यार ये बस्ती के लोग तो बहुत अड़ियल है, बस्ती खाली कैसा कराने का। तो एक काम करो, बोले वहाँ दंगे कराते हैं। काय के नाम पे, धर्म के नाम पे दंगे कराओ। अब वो बिल्डर लोग क्या करते, वही एरिया के अंदर अपने गुंडे भेज देते और वो गुंडे जो है दूसरे के धर्म के ख़िलाफ़ में आवाज़ लगा के जो है अटैक और हमले, और फिर उसके बाद वो पूरी ऐसी बस्ती जहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सारे समाज के लोग मिल के रहते थे, वो बस्ती के अंदर दंगे, फसाद, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, कई लोगों की जानें चली जाती है और वो पूरी बस्ती जो है जल जाती है, ख़त्म हो जाती है, मतलब उसका नामो निशान भी मिट जाता है। और उसके बाद में फिर जो है ये लोगों को दूसरी जगह ले जाके आबाद कर देते और वो पूरी बस्ती के ऊपर बिल्डरों का कब्ज़ा हो जाता है। ये ट्रिक जो है ना भाई, हमारे देश में आज से नहीं है। वो मेरे दोस्त ने बताया, बोले सैयद भाई ये फ़िल्म आज से कम 35-40 साल पुरानी है बोले। अब आप सोचो वो ज़माने में धर्म के नाम पे या तो वोट लेने के लिए दंगे कराए जाते थे, या तो फिर इस तरह से ज़मीनें हथियाने के लिए दंगे कराए जाते थे। यही इसके पीछे का मकसद होता है। अब देखो ज़मीन खाली हो गई, सेम टू सेम जो है ना, ये बिल्डरों ने आज के ज़माने में नहीं बल्कि ये इनका पहले से चलते आ रहा है। गुंडे तो पाले हुए रहते इन्होंने, और गुंडों का क्या रहता, वो सुबह में एरोड़ा में है तो शाम को हरसुल में है। उनकी आदत रहती, उनको ख़ानदानी तौर पे वो एरोड़ा में रहते, यानी एरोड़ा जेल की बात कर रहा हूँ मैं, वरना एरोड़ा एक महल्ले का नाम भी है।
तो सेम टू सेम जो है ना, ये जो वाक़या है, ये जो वाक़या घर खाली कराने का, उसके पीछे का मेन मुद्दा यही है। उन लोगों को बहुत ऑफ़रें दी गई होंगी, वो मुसलमानों के 10-12 घर हैं वहाँ पर, और वो सब बेचारे ज़माने से रहते, उनके सबके घर जो है ज़मीनों के ऊपर है। अब वो एरिया मैं बता रहा हूँ आपको, वहाँ करोड़ों में हो गए हुए हैं फ्लैट भी और प्लॉट भी। तो भाई तुम ज़मीन पे बैठे हुए हैं, 10-12 घर खरीदे, उनको खाली करा दिए, अब वहाँ पे 20-20 फ्लोर की बिल्डिंग बन गई। तो वो जो एक घर है तुम्हारा, उसकी जगह पे 20 फ्लोर की बिल्डिंग बन रही है, और वो 20 फ्लोर की बिल्डिंग के वो एक एक फ्लैट बेच रहे हैं। ये मसला है। अब आते हैं हम दरगाह के मुद्दे पे। दरगाह हटाओ। क्यों भाई, दरगाह तुमको 1947 में याद नहीं आई? आज़ादी के बाद याद नहीं आई? आज से 50 साल पहले याद नहीं आई? आज क्यों याद आ रही है? सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए याद आ रही है, आगे कॉरपोरेशन के इलेक्शन है ना। हमारे देश में मुद्दा क्या है? अरे बताओ ना मुझे, कोई एक मुद्दा बताओ, तालीम का मुद्दा बताओ जिसके नाम पे तुम वोट मांग सकते हो। एजुकेशन का मुद्दा बताओ जिसके नाम पे तुम वोट मांग सकते हो। डेवलपमेंट का मुद्दा बताओ, हमने ये डेवलप किया, हमने वो डेवलप किया। अरे वो कम से कम एक मुद्दा तो बताओ। हमारे देश में देखो मोहतरम दोस्तों, मैं क्या बोलूँ आपको, बड़े अफसोस के साथ, ये जो लोग हैं ना, ये जिनको दरगाह की एलर्जी है या मुसलमानों की एलर्जी है या इसकी उसकी एलर्जी है, मैं आपको बताऊं, यही वो लोग हैं। इनको सबसे ज़्यादा सेफ्टी खुद मुसलमानों के देशों में महसूस होती है। आप दुबई में जाके देखो, आपको दुबई के अंदर जो है ना, अभी फ्री जोन बने हुए हैं। दुबई में, रास अल खैमा में, शारजाह में और अल आइन में, उमुल क़ुयून वगैरह, पूरे यूएई के अंदर उन्होंने फ्री जोन बनाई। वो फ्री जोन में 90% प्रॉपर्टीज़ ख़रीदने वाले आपको हमारे इंडियंस मिलेंगे, और वो 90% इंडियंस के अंदर 99% आपको नॉन मुस्लिम्स मिलेंगे। हर फिल्म स्टार ने दुबई के अंदर घर ख़रीदा हुआ है, हर फिल्म स्टार दुबई के अंदर रहता है। क्यों भाई? इंडिया में आपको दरगाह की एलर्जी, इंडिया में आपको मुसलमानों की एलर्जी, और दुबई में बुर्ज खलीफा की एलर्जी नहीं है क्या? उससे खुजारे अपनी नहीं, वहाँ के बुर्ज खलीफा से नहीं, शेखों का जो बुर्ज खलीफा है वो बहुत अच्छा लगता है इन लोगों को। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इनको सेफ्टी सिक्योरिटी महसूस होती। उनकी एलर्जी नहीं, वो मुसलमानों की एलर्जी नहीं है। तो प्रॉब्लम क्या है फिर? यहाँ एलर्जी क्यों है? सिर्फ वोट के लिए, सिर्फ वोट के लिए। मैं आपको ये बात लिख कर देता हूँ, ये जितने लोग, चाहे कोई मुसलमान के ख़िलाफ़ बयान दे रहा हो या दरगाह के ख़िलाफ़ धरने आंदोलन लोग कर रहे हो ना, इनको आपसे नफ़रत नहीं है। एक्चुअल में ये इनकी पॉलिटिक्स है, क्योंकि आगे इनको इलेक्शन जीतना है। मुद्दा तो है नहीं इनके पास में कुछ। तो जब इनके पास में कोई मुद्दा नहीं है ना, ये ऐसे ही मुद्दे लेकर आएंगे, मज़हब के, धर्म के, दरगाह हटाओ और ऐसा कर दो, और ये एरिया में इनकी आबादी बहुत बढ़ रही है, वो एरिया में। अरे भाई ठीक है ना, आबादी तो बढ़ेंगी। हम कोई बाहर देश से आए हुए नहीं हैं। हमारे बाप दादा जो है वो इसी देश के मूल निवासी थे। हाँ, जातिवाद से परेशान होके उन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार करे थे। छूत छात से परेशान होके वो मुसलमान हो गए थे। तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? वो मुसलमान हो गए, अब हम चल रहे हैं उन्हीं के रास्ते के ऊपर। तो इसके लिए पहले तो अपने अंदर ये आपको कॉन्फिडेंस पैदा करना है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे 1 करोड़ बार मैं ये बात बोल चुका हूँ, मुस्लिम जमात बनाओ। जितनी आपके वहाँ पे छोटे चंद मकानात भी है ना, अपनी ताकत को मुत्तहिद करो। मुस्लिम जमात हर गांव में, हर बस्ती में, हर महल्ले में बनाओ। और वो कैसे बनाना है आपको, वो मैं 45 मिनट का वीडियो उसका चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। क्योंकि आप जो है ना, मुसलमानों के नाम पे दुनिया भर में चंदा वसूल करने वाली जो बड़ी बड़ी तंजीमें हैं और बड़ी बड़ी जो जमातें हैं, आप बिल्कुल उनके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते हैं। कल ही मैंने देखा ऐसी एक तंजीम, ऐसी एक जमात का ज़िले का सदर एक लीडर के पीछे पीछे फिर रहा है उसको टिकट दिलाने के लिए। अरे तेरा काम नहीं है रे भाई, वो तेरा काम नहीं है। मुझे इसीलिए अफसोस होता है, ये हमारी बड़ी तंजीमें, बड़ी जमातें जो है ना, ग़ुलाम बन गई हुई है, आले कार बनी हुई है अपने मकामी लीडरों का। कोई किसी को टिकट दिलाने का काम कर रहा है, कोई किसी के पीछे पीछे फिर रहा है मालदारों के। तो ये कुछ नहीं करेंगे, आपको मुस्लिम जमात बनाना पड़ेंगी, ठीक है। दुआओं की दरख्वास्त के साथ लेता हूँ इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम।